हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग नर्सिंग सीरीज का पार्ट 3 वीडियो यह है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओवरऑल जितने भी नर्सिंग के सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट्स के हम लोग एमसीक्यू जानेंगे। पहले ओबीजी के सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जानेंगे, उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये जितना भी हम लोग का टॉपिक है इससे रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और उस जितना भी एमसीक्यू है उसके ऑप्शंस को जानेंगे, ऑप्शंस का रेशनल्स को जानेंगे कि ये ऑप्शन के राइट आंसर है तो क्यों है, बाकी जितना भी रॉन्ग है तो उसका भी जानेंगे कि ये क्यों उस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर नहीं है। हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पर कि पोस्टपार्टम, यहाँ पर पूछ रहा है पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। पोस्टपार्टम बोल रहा है क्या चीज, तो वेजाइनल डिस्चार्ज कंटेनिंग। पोस्टपार्टम जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो कंटेनिंग कर रहा है ब्लड, म्यूकस एंड प्लासेंटल टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है कि पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज कंटेनिंग ब्लड, म्यूकस एंड प्लासेंटल टिश्यू इज नोन एज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिक्रेशंस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है सो, ऑप्शन बी है लोकिया, सी है ऑप्शन सी में लिक्योर और लास्ट ऑप्शन है पीपीएच मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज। सिंपल सा है क्वेश्चंस की पोस्टपार्टम आफ्टर डिलीवरी के बाद जो पीरियड होता है 6 वीक्स तक उसको हम लोग पोस्टपार्टम बोलते हैं। पोस्टपार्टम के बाद यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो भी सिक्रेशन होता है उस सिक्रेशन को लोकिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोकिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि सो क्या होता है, तो सो को हम लोग बोलते हैं कि म्यूकस के साथ ब्लड क्या होगा, म्यूकस के साथ में ब्लड होगा, म्यूकस के साथ में ब्लड मिक्स होगा, ब्लड मिक्स होगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो शो बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। लिक्वर का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड, कहीं दूसरा नाम होता है लिक्वर। एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड जितना भी चीज़ आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। एमनियोटिक फ्लूइड ये पूछा जा सकता है कि 20 वीक पर कितना होता है, 12 वीक पर कितना होता है, 20 वीक पर कितना होता है, एट टर्म पर कितना होता है। और एमनियोटिक फ्लूइड का एबनॉर्मेलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ग्रीन स्टैंड हो जाए तो क्या बोलते हैं, RH इनकम्पेटेबिलिटी में गोल्डन कलर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेवेकू कलर होता है, इंट्रायूट्राइन डेड फीटस हो जाता है उस कंडीशन में होता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिक्वर एमनी से रिलेटेड। पोस्टपार्टम हेमरेज की बात करें हम लोग तो पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच जिसको बोला जाता है मोर देन 500 ml ब्लड पर वेजाइनल, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के दौरान यदि लॉस हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। और सिजेरियन सेक्शन के दौरान 1000 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। दोनों क्राइटेरिया याद रखिएगा। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में 500 ml से ज़्यादा होना चाहिए और सिजेरियन सेक्शन में 1000 ml से ज़्यादा होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच का मतलब होता है कि पोस्टपार्टम जो ब्लीडिंग होगा विद इन 24 आवर्स होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पीपीएच। सेकेंडरी पीपीएच का मतलब होता है कि मोर देन 24 आवर्स होगा ब्लीडिंग टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच का कॉज जो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रू पीपीएच और एक होता है थर्ड स्टेज पीपीएच। बात करें हम लोग कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है पोस्टपार्टम हेमरेज का, तो एटोनिक यूट्रस। यूट्रस जो होता है वो अपना टोनिसिटी खो देता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन और यूट्रस का रिलैक्सेशन जो पावर होता है वो खो देता है, जिसके वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है। ये सभी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज का कॉज में 4T आता है, इसको याद रख सकते हैं। टिश्यू रिटेंड होता है, एटोनिक यूट्रस होता है, ट्रॉमा होता है और थ्रोम्बस होता है। थ्रोम्बस एबनॉर्मेलिटी जिसमें DIC आता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलोपैथी डिजीज है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं पोस्टपार्टम से रिलेटेड। मैनेजमेंट में भी आप लोग याद रख सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज का। बेकरी बैलून यूज करते हैं, बीटा लिंच ब्रेस प्रोसीजर करते हैं, यूट्रो आर्टरी जो यूट्रो ओवेरियन आर्टरी जो होता है उसको लाइगेट करते हैं, इस प्रोसीजर को बोलते हैं बीटा लिंच प्रोसीजर, जो कि पोस्टपार्टम हेमरेज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है, जो ये राइट है लोकिया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लौकिया रूब्रा। लौकिया का हम लोग बात करें तो लौकिया के बारे में लिखिएगा डिटेल में कि लौकिया पर आफ्टर डिलीवरी पर वेजाइनल सिक्रेशन को लौकिया बोलते हैं। लौकिया 3 टाइप्स के होता है, लिखिएगा RSA। लौकिया का आप लोग क्या लिखेंगे, आर लिखिएगा, एस और ए लिखिएगा। आर का मतलब लिखिएगा रूब्रा होता है, एस का मतलब सिरोसा और ए का मतलब अल्बा। लौकिया रूब्रा जो होता है ये रेड कलर का होता है। 1 से 4 दिन तक जो पर वेजाइनल सिक्रेशन होता है उसको हम लोग लौकिया रूब्रा बोलते हैं। सिरोसा के बात करें तो पिंक या फिर येलो कलर का होता है। सिरोसा के बात करें हम लोग तो सिरोसा पिंक येलो होता है, 5 से 9 दिन टाइम ड्यूरेशन इसका होता है। और अल्बा व्हाइट कलर का होता है, 10 से 15 दिन टाइम ड्यूरेशन है। लौकिया आफ्टर पोस्टपार्टम हेमरेज फर्स्ट फोर्टनाइट या फिर 15 दिन तक, क्या बोले यहाँ पर 15 दिन तक जो वेजाइनल सिक्रेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं लौकिया, याद रखिएगा। अब इसमें 15 दिन में 3 क्राइटेरिया हो गया। 15 दिन में कितने क्राइटेरिया हो गए, 3 क्राइटेरिया। फर्स्ट 4 दिन को हम लोग बोलते हैं रूब्रा, उसके बाद बोलते हैं सिरोसा और उसके बाद बोलते हैं अल्बा। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि लौकिया रूब्रा का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, तो रूब्रा जो होता है ये रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें डेसिडुअल टिश्यू आते हैं, ब्लड सेल कंपोनेंट्स आता है, इसके वजह से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्लडी विथ फ्लेसी ऑर्डर। फ्लेसी ऑर्डर का मतलब फिशी ऑर्डर। नॉर्मल लौकिया का जो होता है सिक्रेशन का स्मेल वो फिशी ऑर्डर होता है, याद रखिएगा। लौकिया का सिक्रेशन बात करें अमाउंट तो टोटल 250 ml सिक्रेशन होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिक्रेशन कितना होता है, तो 250 ml होता है। ये आप लोग का हो गया लौकिया से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लडी विथ फिशी ऑर्डर या फिर फिशी स्मेल, लौकिया रूब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लौकिया सिरोसा। लौकिया सिरोसा का टाइम ड्यूरेशन बताना है आप लोग को। हम यहाँ पर बताएं अभी जस्ट कि 3 टाइप्स के लौकिया होते हैं, लौकिया रूब्रा, लौकिया सिरोसा और लौकिया अल्बा। रूब्रा का टाइम ड्यूरेशन बताएं कि 1 से 4 दिन तक जो वेजाइनल सिक्रेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं लौकिया रूब्रा। लौकिया सिरोसा क्या बोले कि 5 से 9 दिन तक जो होता है उसको बोलते हैं सिरोसा, और 10 से 15 दिन तक जो होता है उसको बोलते हैं अल्बा। याद करने का एक सिंपल सा फंडा है कि सिरोसा एस को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं और 5 को भी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा कि एस जो है वो 5 दिन से स्टार्ट होता है। सिंपल सा फंडा है, सिरोसा 5 दिन से स्टार्ट होता है और 9 दिन तक इसका रहता है, परसिस्ट करता है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5 से 9 दिन। एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, कोई फीमेल है जिसका 4 दिन के बाद भी रेड कलर के वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, मतलब परसिस्ट कर रहा है लौकिया रूब्रा, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस कंडीशन को सब इनोवुलेशन बोला जाता है। ड्यूरिंग पिपेरियन टाइम दो शब्द के यूज में हम लोग दो शब्द को यूज में लेते हैं, एक होता है इनोवुलेशन और एक होता है सब इनोवुलेशन। सब इनोवुलेशन का मतलब होता है कि ऐसे, इनोवुलेशन का मतलब पहले जानिए कि जो यूट्रस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम उसका शेप साइज सब चीज बढ़ जाता है। तो नॉर्मल प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आना उस यूट्रस के साइज का शेप का, उस कंडीशन को इनोवुलेशन बोलते हैं। और सब इनोवुलेशन का मतलब होता है कि प्री प्रेग्नेंट स्टेज मतलब पहले जैसा था उस अवस्था में नहीं आ पाता है यूट्रस, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सब इनोवुलेशन। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफिनेशन से रिलेटेड कि सब इनोवुलेशन क्या होता है और इनोवुलेशन क्या होता है। इस क्वेश्चन लौकिया सिरोसा का हम लोग का हो गया 5 से 9 दिन इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है एवरेज अमाउंट ऑफ लौकिया डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट 5 to 6 डे आफ्टर डिलीवरी अप्रोक्स, कितना होता है 5 to 6 डे पर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मेजर सिक्रेशन 5 से 6 दिन तक ही होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है। लेकिन अप्रोक्स में बात करें कि लौकिया का सिक्रेशन कितना होता है, तो 250 ml होता है। लौकिया का सिक्रेशन कितना होता है, तो 250 ml होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्रेशन से रिलेटेड। यदि लौकिया का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी में कंडीशन में ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। और लौकिया सिक्रेशन डिक्रीज होता है
ओलिगोहाइड्रोमनस वाले कंडीशन में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लोकियोमेट्रा एक कंडीशन होता है जिसमें स्केंटी मतलब कि कम सिक्रेशन होता है लोकिया का, उसको हम लोग बोलते हैं लोकियोमेट्रा। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्फेक्शन को शो करते हैं, इन्फेक्शन होगा तो इस ऐसा कंडीशंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर है बीसीजी। अब वो तो हम लोग का था लोकिया का रिलेटेड, मतलब कि ओबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन था, 2-4 क्वेश्चन था ओबीजी से रिलेटेड। अब हम लोग जानते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड। फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन इज गिवन। बीसीजी जो वैक्सीन है फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैल्मिनेट ग्यूरिन। ये जो वैक्सीन है इसका रूट पूछा है कि बीसीजी वैक्सीन को किस रूट से देते हैं, तो हम लोग इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। बात करें बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कैल्मिनेट ग्यूरिन होता है। ये एक लाइव एटूनेटेड वैक्सीन है। बीसीजी इज द लाइव एटूनेटेड वैक्सीन। बीसीजी का साइट होता है इंट्राडर्मल लेफ्ट अपर आर्म। जितना चीजें बोल रहे हैं उसको कोशिश कीजिएगा लिखने का। बीसीजी जो वैक्सीन है लेफ्ट अपर आर्म पर दिया जाता है। 15 डिग्री पर इंट्राडर्मल 15 डिग्री पर इंसर्ट किया जाता है। एट बर्थ डोज पूछेगा तो बोलेंगे 0.05, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बीसीजी का वैक्सीन का डोज कितना होता है तो 0.1 ml। यहाँ पर दो कंडीशन हम लोग को बताएं। फर्स्ट कंडीशन ये बताएं कि क्वेश्चन में स्पेसिफिक कुछ पूछेगा कि एट बर्थ पर बीसीजी का डोज कितना होता है तो हम लोग बोलेंगे कि 0.05 ml। और या फिर ऐसे पूछेगा कि डोज ऑफ बीसीजी तो हम लोग बोलेंगे 0.1 ml। और उस क्वेश्चन में एट बर्थ दे देगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 0.05 ml। इसमें डाउट होता है इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। बीसीजी वैक्सीन को हमेशा नॉर्मल सैलाइन के साथ डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट करने के 4 से 6 घंटे बाद यूज में ले लेना चाहिए। यदि यूज नहीं लेते हैं तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद बीसीजी में ये आप लोग याद रखिएगा कि ये एकमात्र वैक्सीन है जो कि परमानेंट स्कार छोड़ता है, जो है बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन का जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब वो वैक्सीन क्या कंटेंट करता है, वो होता है दानिश 1331। याद रखिएगा दानिश 1331 1331। ये बीसीजी का स्ट्रेन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है हम लोग जानते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का स्ट्रेन होता है ओका स्ट्रेन। जैसे बात करें रूबेला का, रूबेला का होता है हम लोग का RA27/3 स्ट्रेन है ये। तो इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बीसीजी इतना आप लोग याद रखिएगा। बीसीजी जो वैक्सीन होता है वो प्रीफिल्ड सिरिंज ओमेगा सिरिंज आता है उसको बोलते हैं, उसमें देते हैं। ओमेगा सिरिंज जिसका गेज निडिल का गेज पूछा जाता है 26 नंबर गेज होता है। निडिल का गेज है साइज पूछा जाता है 26 नंबर होता है, उसको याद रखिएगा। सिरिंज का नाम होता है ओमेगा सिरिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन अ चाइल्ड। ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। लेवल ऑफ प्रिवेंशन के पहले बात करते हैं तो ये 4 लेवल होते हैं। प्राइमोडियल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कहीं कहीं पर क्वाड्रिपल भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 4 पढ़ेंगे। प्राइमोडियल का मतलब होता है कि रिस्क फैक्टर भी एब्सेंट है और डिजीज भी एब्सेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जैसे हम लोग फ्री में किसी को सलाह देते हैं, सलाह का मतलब कि डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं तो चर्बी हो जाएगा, शरीर मोटा हो जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है। तुम्हें स्मोकिंग नहीं करो, इसे फ्री में सलाह दे रहे हैं। डिजीज और रिस्क फैक्टर दोनों एब्सेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल। प्राइमरी का मतलब होता है कि डिजीज एब्सेंट है लेकिन रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं तो हेमलेट पहनते हैं। हेमलेट इसलिए पहनते हैं ताकि एक्सीडेंट होगा तो भी बचा देगा। रिस्क फैक्टर है लेकिन डिजीज एब्सेंट है, अभी तो रोग नहीं हुआ है लेकिन रिस्क है कि गिरेंगे तो कपार कहीं फट न जाए, इसके वजह से। ये है हम लोग का प्राइमरी। जैसे यहाँ पर है हम लोग का कि प्रोफाइलेक्टिक का मतलब होता है यहाँ पर कि रोग होने से पहले किसी भी चीज का एडमिनिस्ट्रेशन कर देना, इसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक। विटामिन ए देते हैं चिल्ड्रेन को, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसको रोग आगे चल के ना हो, तो ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा।
प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में दो कंडीशन आता है, एक आता है हेल्थ एजुकेशन और एक आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो जो प्रोफाइलेक्टिक हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट बोले या फिर चाइल्ड को प्रोवाइड करें प्रोफाइलेक्टिक विटामिन ए, तो ये आ जाएगा हम लोग का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या क्या होते हैं, तो 3 ट्रायड। ट्रायड का मतलब होता है ट्रेंगल, ट्रायड का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेंगल हो जाएगा। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में याद रखिएगा 3 चीज होता है, एक होता है एजेंट, एजेंट एजेंट एक होता है होस्ट, यहाँ पर लिख लीजिएगा होस्ट, ये होस्ट लिख लीजिएगा, और एक होता है इन्वायरमेंट। एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में 3 आते हैं, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा इंक्लूड होता है और कौन सा नहीं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड और एक होता है आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना भी जस्ट इसी की तरह होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि जहाँ पर इस तरीके से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्जिनेशन, इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं सबमर्ज पोर्शन। इसको याद रखिएगा। ये आइसबर्ग फिनोमेना पर आप लोग उसका वीडियो चैनल पर है, देख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO डिफिनेशन देता है हेल्थ का। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का डिफिनेशन क्या है? ऑप्शन ए है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ऑप्शन बी है अब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटी एंड सिकनेस। ऑप्शन सी है कंप्लीट मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबींग। ऑप्शन डी है फ्रीडम फ्रॉम प्रॉब्लम। हेल्थ का प्रॉब्लम क्या है WHO के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा है। WHO 3 चीज को, 3 वर्ड को अपने डिफिनेशन के, हेल्थ वाले डिफिनेशन में ऐड करता है, याद रखिएगा। हेल्थ इज द कंप्लीट ऑफ, WHO के द्वारा डिफिनेशन है कि हेल्थ इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इट इज नॉट मैरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। यह है हेल्थ का डिफिनेशन। हेल्थ के डिफिनेशन में 3 चीज आप लोग याद रख सकते हैं, फिजिकल, सोशल और मेंटल। स्पिरिचुअल WHO के अकॉर्डिंग इंक्लूड नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल जो है ये हम लोग का WHO के द्वारा 3 वर्ड है जो कि इंक्लूड होते हैं, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ ANC। ANC का मतलब होता है एंटीनेटल क्लिनिक। ANC का मतलब क्या है? एंटीनेटल क्लिनिक या फिर एंटीनेटल विजिट। प्रेग्नेंट लेडी को कितना करना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO? मिनिमम एक होता है और एक होता है अकॉर्डिंग टू WHO। मिनिमम 4 होता है, आप लोग याद रखिएगा। मिनिमम पूछा जाए एनसी का तो बोलेंगे 4, और WHO के अकॉर्डिंग बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि 8 होता है। WHO के अकॉर्डिंग बोलेगा तो 8, और मिनिमम या फिर उसी को एटलीस्ट बोला जाए तो बोलेंगे 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4। अब 4 कब कब करने चाहिए इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक होता है WHO के अकॉर्डिंग और एक होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। WHO के अकॉर्डिंग बोलता है WHO की एक तो फर्स्ट 12 से 16 वीक पर जाना चाहिए, 12 से 16 वीक्स पर जाना चाहिए। सेकंड बोलता है यहाँ पर कि 24 वीक पर। थर्ड बोलता है 32 वीक पर। और नेक्स्ट जो होता है वो होता है एट टर्म, बोल सकते हैं कि 38 टू 40 वीक्स पर, 38 टू 40 वीक्स पर। ये क्या है? WHO के द्वारा एंटीनेटल विजिट है, इसको याद रख सकते हैं। एक ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 13 होता है, लेकिन एटलीस्ट 4 विजिट करने चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को एंटीनेटल विजिट बोलते हैं। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ड्यूरिंग एंटीनेटल टाइम में बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं, जांच होते हैं, फीटल वेलबींग का असेसमेंट होता है। फीटल वेलबींग में बहुत सारे आते हैं। लियोपोल्ड मैनुअर को भी परफॉर्म किया जाता है। लियोपोल्ड मैनुअर को हम लोग किसी और नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डील करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे इमेज बेस और डील कर लेंगे लियोपोल्ड मैनुअर को भी। ये इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का अब है कि यहाँ पर डैश है इज द सेंटर फॉर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कौन सा इसमें है जो कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए इंपॉर्टेंस है?
पब्लिक गैदरिंग, स्कूल, फैमिली या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो फैमिली जो है कम्युनिटी हेल्थ के लिए एक इम्पोर्टेंट सेंटर बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट टूल बोल सकते हैं। फैमिली जो है, फैमिली ऑप्शन सी है जो इसका राइट होगा। ये इम्पोर्टेंट टूल होती है जो फैमिली कम्युनिटी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द इनर ट्राइज ऑफ द सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक कैसे होता है? तो अंडर 5 क्लिनिक इस तरीके का होता है, एक ऐसा होता है, उसके अंदर इन्वर्स ट्रायंगल होता है। इन्वर्स ट्रायंगल जो होता है, इन्वर्स ट्रायंगल तब पूछ रहे कि इन्वर्स ट्रायंगल ये किस चीज को डिनोट करता है? तो ये फैमिली प्लानिंग को डिनोट करता है, फैमिली प्लानिंग को डिनोट करता है इन्वर्स ट्रायंगल। अंडर 5 क्लिनिक को हम लोग वेल बेबी क्लिनिक के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि अंडर 5 क्लिनिक ऑल्सो नोन एज वेल बेबी क्लिनिक। 5 मंथ से लेकर के बेबी जो 5 साल तक होती है उसके लिए ये अंडर 5 होता है, 0 से स्टार्ट होता है ये, इसको याद रखिएगा। वेट असेसमेंट ये सभी चीजें इसका है क्राइटेरिया, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि विच इंडोक्राइन, अब ये तो हम लोग का था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन। अब हम लोग जानेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में इंडोक्राइन सिस्टम के एनाटॉमी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ नेक ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि लोअर पार्ट ऑफ नेक में थायराइड कार्टिलेज के पास सिचुएटेड होता है। इंडोक्राइन सिस्टम में दो टाइप के हम लोग ग्लैंड पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंजाइम को सिक्रेट करता है या फिर जूसेज को सिक्रेट करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा डक्टलेस होता है, उसमें कोई भी डक्ट नहीं होता है, और एक्सोक्राइन में डक्ट होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो बॉडी में हम लोग का 9 ग्लैंड है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन बहुत सारे हैं, तो उसको हम लोग हर एक सिस्टम के साथ पढ़ लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, सीबेसियस ग्लैंड हो गया, सेरुमिनस ग्लैंड हो गया, जितना भी ग्लैंड है, पेनक्रियाज इवन जो बोले तो मिक्स ग्लैंड है। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ ग्लैंड है, तो इसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड को पढ़ लेते हैं हर एक सिस्टम को बाद, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड को स्पेसिफिक पढ़ते हैं। 9 ग्लैंड का आप लोग नाम लिख सकते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड का: हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, उसके बाद पेनक्रियाज होता है, एड्रिनल होता है, ओवरी और टेस्टिस। 9 ग्लैंड होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर पूछा है कि नेक में कौन सा सिचुएटेड होता है, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक में सिचुएटेड होता है। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं पीस। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड किस तरह का होता है, तो बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई किस शेप के होते हैं, तो इस तरीके का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई शेप। देखिए इस तरीके के थायराइड ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई शेप, और इस थायराइड ग्लैंड के पोस्टेरियर साइड में 4 गो इस तरीके से ग्लैंड सिचुएटेड रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पाराथायराइड ग्लैंड। कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, नेप बोल सकते हैं, उसके बॉर्डर पर बोल सकता है। थायराइड ग्लैंड के सिचुएटेड रहता है 4 ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं पाराथायराइड ग्लैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप का होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका वेट 25 ग्राम होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि द अर्लीस्ट ग्लैंड टू अपीयर इन द एम्ब्रियो इज, वो कौन सा ग्लैंड है जो कि एम्ब्रियो टाइम में सबसे पहले बन के तैयार होता है। एम्ब्रियो टाइम क्या होता है, तो जब डेवलपमेंटल स्टेज हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि पहले जाइगोट होता है 2 वीक तक, 2 वीक से 8 वीक तक को हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं, और 8 वीक तक, 8 वीक से लेकर के जब तक फिटस डिलीवर ना हो जाए उसको हम लोग फिटस बोलते हैं। एम्ब्रियो 2 से 8 वीक तक बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन को। एम्ब्रियो टाइम में सबसे पहले जो ग्लैंड बनता है उस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बनकर तैयार हो जाता है 12 वीक पर। 12 वीक पर ये हार्मोन सिक्रेशन करने लगता है। जो थायराइड ग्लैंड है ड्यूरिंग एम्ब्रियो टाइम, ड्यूरिंग फिटल स्टेज टाइम, ये ग्रोथ, फिटस के ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ स्केलेटल ग्रोथ में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि फीटस में थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि स्केलेटल ग्रोथ करता है। किस तरीके से करता है, तो इंसुलिन बाइंडिंग IBR जिसको बोलते हैं इंसुलिन बाइंडिंग इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर से की तरह काम करते हैं। इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर की तरह काम करके फीटल के जो स्केलेटल है उसको ग्रोथ करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय, एडम्स एप्पल जो है किस चीज से फॉर्म से, तो हम लोग जानते हैं कि थायराइड कार्टिलेज से फॉर्म होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड इज इफेक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, थायराइड जो है ये कौन से मिनरल्स के प्रेजेंट में ही सिर्फ इफेक्टिव होगा। ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है पोटेशियम और लास्ट ऑप्शन है सोडियम। ये आप लोग को क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर हम आप लोग को नहीं बता रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, आप लोग बताइएगा। इससे रिलेटेड भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आयोडीन जो है किससे रिलेटेड आप लोग को पूरा यहाँ पर डिटेल भी बता देंगे कि जब हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ते हैं उसमें प्राइमरी पढ़ते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसमें कच्चा माल प्रोडक्ट्स की जरूरत रहता है, जिसके प्रेजेंट में इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग को बता रहे हैं, कमेंट कर दीजिएगा। जिसके प्रेजेंट में जो थायराइड ग्लैंड है प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगता है और इस मिनरल्स के कमी की वजह से जो बीमारी होता है उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। अब तो आप लोग कमेंट कर ही सकते हैं कि कौन से मिनरल्स की वजह से ये बीमारी होता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर है कि द हार्मोन दैट कॉजेज हाइपोकैल्सेमिया, वो कौन सा हार्मोन है जो कि हाइपोकैल्सेमिया कॉज करता है। हाइपोकैल्सेमिया का मतलब होता है कि सीरम में कैल्शियम लेवल, सीरम का मतलब ब्लड होता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, उस कंडीशन उस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिया। वो कौन सा हार्मोन है जो कि ऐसा कंडीशंस को लाता है। ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी है कैल्सिटोनिन, PTH पैराथायराइड हार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन। हाइपोकैल्सेमिया का मतलब कि ब्लड में कम होगा। ब्लड में क्यों होगा कि ब्लड से जाएगा बोन में, अब ब्लड से बोन में ले जाता है कैल्सिटोनिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि द बोन रिमॉडलिंग सेल, बोन जहां पर इस क्वेश्चन का PTH हो जाएगा पैराथायराइड, जहां पर लिख लीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर PTH होगा। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथॉर्मोन होता है जो कि हाइपोकैल्सेमिया कॉज करते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोन रीमॉडलिंग हार्मोन किसको बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन रीमॉडलिंग हार्मोन। रीमॉडलिंग का मतलब होता है कि बोन जो बोन सेल है जहां से बनता है और वहीं पर खत्म हो जाता है, उस कंडीशंस को बोलते हैं रीमॉडलिंग। और इस बोन सेल्स को बनने में हेल्प कौन सा करता है, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है। यहाँ पर इसका डिफिनेशन भी लिखे हैं, देख लीजिए। यहाँ पर डिफिनेशन है कि बोन रीमॉडलिंग इज द प्रोसेस इन विच बोन इज रीअब्जॉर्ब्ड एंड न्यू बोन फॉर्म्ड एट सेम साइट। सेम साइट पर नया बोन का बनना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोन रीमॉडलिंग बोलते हैं, जो कि हार्मोन हेल्प करता है कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेज टिटेनी। टिटेनी का मतलब होता है मसल स्पाज्म देखने को मिलेगा। कौन सा हार्मोन के वजह से बोल सकते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट के वजह से होता है, तो हाइपोकैल्सेमिया जिस भी पर्सन में होता है ये टिटेनी कॉज करता है। हाइपोकैल्सेमिया ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइपोकैल्सेमिया जो है ये कॉज करता है टिटेनी। अब जिस भी पर्सन में कैल्शियम लेवल कम होता है तो उसमें दो इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है च्वेस्टिक साइन और एक होता है ट्रोसूर साइन। च्वेस्टिक साइन क्या होता है कि फेशियल मसल पर आसपास में देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं च्वेस्टिक साइन। और ट्रोजर साइन जो होते हैं वो कार्पोपेडल आसपास में देखने को मिलेगा, हाथ इस तरीके से हो जाएगा BP कप बांधने की वजह से, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोसियर साइन, जो कि क्लासिकल फीचर्स होता है हाइपोकैल्सेमिया वाले पर्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पर कि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का करेक्टराइज्ड बाय या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का, तो ये जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है वो कैल्शियम लेवल कम करता है, ब्लड
ब्लड बोन में कैल्शियम लेवल कम करता है। कार्पोपेडल स्पाज्म आप लोग को बताएं कि जहाँ पर कि हाइपोकैल्शियमिया कार्पोपेडल स्पाज्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडोट्रेकियल, अभी ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। क्वेश्चन है कि द इंडोट्रेकियल ट्यूब पुट इनटू द, इंडोट्रेकियल ट्यूब कहाँ पर पुट करते हैं, तो ट्रेकिया में करते हैं। ईटी ट्यूब इंडोट्रेकियल, यहाँ पर नाम है ट्रेकियल, ट्रेकियल जो है कहाँ पर पुट होगा, ट्रेकिया में होगा। अब ये इंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करने का बहुत सारे एयरवे के पेशेंट अपने से एयरवे नहीं ले रहा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कंडीशन में करते हैं, या फिर सिक्रेशन निकालने के लिए भी करते हैं इंडोट्रेकियल ट्यूब, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेकियोस्टमी का बेस्ट साइट क्या होता है, ये सिंपल से ये क्वेश्चन जो है इसका मतलब यही लिखें कि ट्रेकियोस्टमी इज द यूजुअली परफॉर्म्ड बिटवीन ट्रेकियल रिंग, कौन से ट्रेकियल रिंग के बीच में ट्रेकियोस्टमी परफॉर्म किया जाता है। बात करें ट्रेकियोस्टमी तो 3 टाइप्स का होता है, हाई, मिड और लोअर। हाई जो होता है वो फर्स्ट सेकंड के बीच में किया जाता है, मिड सेकंड एंड थर्ड के बीच में किया जाता है, और लोअर जो होता है थर्ड और फोर्थ ट्रेकियोस्टमी रिंग के बीच में किया जाता है। ट्रेकियोस्टमी रिंग सी टाइप के होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से ट्रेकियोस्टमी रिंग होता है, तो इसको याद रखिएगा। मोस्ट कॉमन मिड होता है जो कि सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग के बीच में किया जाता है, सेकेंड थर्ड ट्रेकिया के बीच में किया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन। आप लोग याद रखिएगा ट्रेकियोस्टमी के 3 टाइप है, हाई ट्रेकियोस्टमी, मिड ट्रेकियोस्टमी और लो ट्रेकियोस्टमी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रेकियोस्टमी क्या होता है, तो मिड होता है जो कि सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियोस्टमी रिंग के बीच में किया जाता है। ट्रेकियोस्टमी सी शेप का होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इज यूज्ड इन, इंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जब भी किसी पर्सन को किया जाता है, जब भी किसी पेशेंट को किया जाता है तो उसमें जनरल एनेस्थेसिया का रिक्वायरमेंट होता है, उस पेशेंट को जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है, बस सिंपल सा इसका यही क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू क्लियर द एयरवे आफ्टर ट्रेकियोस्टमी द नर्स शुड डू, एयरवे क्लियर करने के लिए क्या करेगी नर्स, तो सक्शनिंग करेगी। सक्शन करना है, लेकिन ट्रेकियोस्टमी में सक्शन कितना टाइम ड्यूरेशन तक किया जाता है, तो लेस देन 10 सेकेंड, याद रखिएगा लेस देन 10 सेकेंड ही किया जाता है सक्शनिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि बेगल नर्व स्टिमुलेट हो जाएगा और ब्रेडिकार्डिया पेशेंट को देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रेकियोस्टमी के सक्शनिंग के टाइम में पेशेंट का वाइटल्स ऑर्गन में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोक्सिया होकर कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वही हो गया कि प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग ऑफ द ट्रेकियोस्टमी में कॉज हाइपोक्सिया और कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया एमसीक्यू सीरीज, नर्सिंग सीरीज के एमसीक्यू जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, इस वीडियो में इतना क्वेश्चंस को हम लोग डील किए। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, या फिर किसी भी और नए टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू और थ्योरी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट नर्सिंग सीरीज का जो हम लोग पार्ट 4 है उस वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।